डॉक्टर साहब, जब हम बिलखुसूस मजहबी इंतहा पसंदी की बात करते हैं तो एक बात हमारे जहन में वाज़े होनी चाहिए कि इस्लाम में जो अल्ट्रा मॉडर्निज़म है और एक्सट्रीमिज़म की वो सूरत जो हमारे यहाँ मौजूदा सूरत हाल में प्रीवेलिंग है, इन दोनों की इस्लाम ने मजम्मत की है। अल्लाह ताला ने हमें एतदाल वाली उम्मत बनाया है, उम्मत वसत बनाया है। बिल्कुल सही। लिहाजा हमें डायनेमिक ऑर्थोडॉक्सी की ज़रूरत है। हमें अपने अकायद में ऑर्थोडॉक्स होना चाहिए, हमें अपने नज़रियात में यकीनी तौर पर पुख्ता होना चाहिए, लेकिन हमारी ये ऑर्थोडॉक्सी डायनामिक होनी चाहिए कि दौर जदीद में जैसे जैसे ज़माना तब्दील होता रहता है, हम इस्लाम के एटर्नल प्रिंसिपल्स को अपने बदलते हुए ज़माने के साथ अप्लाई करते चले जाएं, और इसको हमारे यहाँ इज्तिहाद के इंस्टीट्यूशन के ज़रिए से हम यकीनी तौर पर दुनिया के अंदर मटीरियलाइज़ करते हैं। ठीक। अब आप देखिए कि इस वक्त हमारे यहाँ जो आपने इस हदीस की एक गलत ताबीर की तरफ आपने इशारा किया है, हर इंसान का ज़िंदगी में एक दायरा कार होता है। एक आम इंसान का दायरा कार और है, अपने ख़ानदान में बहैसियत बाप उसका दायरा कार और है। इसी तरह जब आप इस दायरे को फैलाते चले जाएँ तो रियासत का दायरा कार और होता है। मिसाल के तौर पर एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को जब वो 7 बरस के हो जाएं तो नमाज का हुक्म दो, अगर 10 बरस के हो जाएं तो तादीब के लिए, अदब सिखाने के लिए उन्हें मारा जा सकता है। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं कि औलाद पर तशद्दुद किया जाए। बाज़ औक़ात अदब सिखाने के लिए वालिदैन एक आध थप्पड़ बच्चे को लगा देते हैं, लेकिन आपका दायरा कार ये है कि ये अदब आपने अपने बच्चे को सिखाना है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा कि पड़ोसियों का बच्चा भी 10 साल का हो गया तो चलें ज़रा इसको भी अदब सिखा दिया जाए। फिर इसमें आप इसका दूसरा, यानी ऑन द अदर हैंड अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, एक्सट्रीमिज़म का सबब बनता है इनजस्टिस। जब जुल्म होगा, जुल्म के नतीजे में फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी, यानी वो लोग जिनका ये काम है कि वो जुल्म को हाथ से रोकें, अगर वो जुल्म को, लाकानूनियत को हाथ से नहीं रोकेंगे तो इससे लाजमी तौर पर लाकानूनियत पैदा होगी, मुआशरे में अदम एतमाद पैदा होगा। ये अदम एतमाद की फ़िज़ा इंसान को एहसास महरूमी की तरफ ले जाती है, और फिर इंसान चाहता है कि अगर कानून हरकत में नहीं आ रहा तो फिर मैं ख़ुद आगे बढ़कर कानून को हाथ में ले लूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस हदीस की तरफ आपने इशारा किया है, दोनों एतबारात से इसकी दुरुस्त ताबीर होना ज़रूरी है। अगर मैं ये देख रहा हूँ कि एक शख्स लोगों को लूट रहा है, मोबाइल स्नैचिंग में मुब्तला है, तो मेरे लिए तो शायद यही मर्तबा है कि मैं दिल में बुरा जान लूँ, क्योंकि ज़बान से ऐसे शख्स को रोकना मुमकिन है कि मुझे अपनी जान को ख़तरे में डालने का सबब बन जाए। लेकिन वो शख्स जिसके हाथ में हथियार है, जो रियासत का नुमाइंदा है, अगर वो भी जालिम को जुल्म से नहीं रोकेगा या अदालत अदल का निफाज नहीं करेगी तो अब यकीनी तौर पर लोगों में फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। और इसीलिए आप देखते हैं कि पाकिस्तानी मुआशरे में ये एहसास महरूमी इस कदर बढ़ गया है कि अगर कोई डाकू मिलता है तो क्या होता है, वो उसको सड़क पर मारते हैं, मॉब लिंचिंग होती है और उसके बाद उसे जला दिया जाता है। और नतीजतन फिर हमारे सामने ऐसे सानेहात भी हैं कि फिर हमारा जो सर है वो शर्म से झुक जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, कानून के इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। मेरी इस बारे में राय यह है कि जामियात के तालीमी निज़ाम को आज़ाद होना चाहिए। जामियात का मकसद है तदरीस और तहक़ीक़। अगर आपके यहाँ रिसर्च नहीं है, आपके यहाँ तालीम और तरबियत का निज़ाम दुरुस्त तौर पर नहीं चल रहा और ज़्यादातर फोकस तलबा की तंजीमों पर और उनकी गैर निसाबी और हम निसाबी सरगर्मियों पर हो गई है, तो ज़ाहिर है कि फिर जामियात और यूनिवर्सिटीज़ अपना असल मकसद खो बैठती हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में जो शिद्दत पसंदी पैदा हो रही है उसकी 3 बुनियादी वजूहात हैं। नंबर 1 ये एथनिक सेक्टेरियनिज़म है, पॉलिटिकल सेक्टेरियनिज़म है और रिलीजियस सेक्टेरियनिज़म है। और इन तीनों लेयर्स में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं या लोग हैं, वो इन तलबा यूनियंस के ज़रिए से ही यूनिवर्सिटीज़ में अपने स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं। माजी में हम देख चुके हैं डंडों से लेकर गोली तक, और किस कदर बड़े पैमाने पर कराची से लेकर पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में लोग तकसीम से तकसीम होते चले गए, बहुत से लोगों की अमवात वाक़ हो गई। डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया है, मैं ये समझता हूँ कि हमारे तालीमी निज़ाम को सोशलिज़म, कैपिटलिज़म, ये चाहे लेफ्टिस्ट हों या दाएं बाजू के लोग, इन लोगों से आज़ाद करें। ये तालीमी इदारे हैं, ये सियासी अखाड़े नहीं हैं, ये लोगों के माशी और सियासी नज़रियात को मुसल्लत करने की जगह नहीं है। यहाँ रिसर्च फॉर द सेक ऑफ रिसर्च होनी चाहिए। आप एजुकेशन से आगे बढ़कर नॉलेज के लिए आगे बढ़ें। हमारे यहाँ अभी तक बदकिस्मती से
तालीमी निज़ाम को सिर्फ एजुकेशन फॉर द पर्पज़ ऑफ कमर्शलाइजेशन रखा गया है। हमारे यहाँ एजुकेशन को अभी तक नॉलेज नहीं बनाया गया। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक दो डॉक्यूमेंट्स मैं समझता हूँ कि वो हमारे लोगों को ज़रूर देखने चाहिए। तालीमी इदारों के सरबराहान को उस पर बाकायदा मेरा ख्याल है कि हमें आगे लेके चलना चाहिए। एक नेशनल एक्शन प्लान है और दूसरा पैगाम पाकिस्तान है। हमने बहुत तगोदो के बाद जाकर पाकिस्तान में एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड किया है और वो पैगाम पाकिस्तान की सूरत में हमारे सामने मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आप अपने यूथ को इंगेज करेंगे, देखिए अगर वैक्यूम दरमियान में रहेगा तो उस गैप को किसी ना किसी ने तो फिल करना है। अब या तो आपके यहाँ वो लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन की सूरत में, मैंने इस पर बाकायदा एक ज़माने में जब पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर मैंने पूरा एक रिपोर्ट मैंने मुरतब की तो मालूम ये हुआ कि हमारे यहाँ कई एक बैनुल अक़वामी इदारों की तरफ से पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में फंडिंग हुई है। लोगों को यहाँ पर टीचर्स ट्रेनिंग से लेकर स्टूडेंट्स ट्रेनिंग, वर्कशॉप, सेमिनार, सिम्पोजियम्स के ज़रिए से उनके नैरेटिव को तब्दील किया गया। अच्छा, मैं इसमें ये जानना चाहूँगा, अब ये आपकी बात जी आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? जी, स्टूडेंट यूनियंस में ये हुआ कि गवर्नमेंट ने उस ज़माने में चूँकि सियासी सरगर्मियों के ऊपर बहुत पाबंदी रही तो उस वजह से वो प्लेटफॉर्म्स उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहे। बिल्कुल तो अगर वो उस लेवल पे इफेक्टिव होते तो स्टूडेंट्स के अंदर हम सूरत हाल डिफरेंट होती, इल्मी तौर पे इसके मोबाइल मैं डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी आपने अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में इशारा किया था इज्तिहाद की तरफ। क्या आप समझते हैं कि हमारे जो मदारिस हैं उनमें इज्तिहाद का दरवाज़ा अभी भी खुला हुआ है, नंबर 1, एंड नंबर 2, क्या हमारे मदारिस एक पर्टिकुलर नुक्ता नज़र को जिस नुक्ता नज़र का वो मदरसा है उसमें वहाँ के तलबा दूसरे नुक्ता नज़र को डिस्कस करते होंगे या उनके लिए जो है वो बड़ी आज़ादी होती होगी, ऐसा है आपके ख़्याल में, या वहाँ पर भी हर मदरसा जो है वो अपनी एक फ़िक़्ह को लेकर ही चल रहा है और इज्तिहाद उस तरह से नहीं हो रहा? डॉक्टर साहब, जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, क्योंकि एक तवील अरसे मैंने ख़ुद मदरसों में पढ़ा, फिर पढ़ाया और फिर यूनिवर्सिटी की सतह तक अब पढ़ाने का एक मौका मिल रहा है, मैं ये समझता हूँ कि मदारिस में कभी भी इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। आप आज भी दुनिया के किसी भी मसले को एक सवाल नामे की सूरत में एक सफ़े पर लिखें और आप जिस मदरसे का भी रुख कर लें तो जवाब देने वाला ये तो कह सकता है कि इसका जवाब मेरे पास नहीं है, आप फ़लाँ बड़े मुफ्ती के पास चले जाएं, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि जनाब इज्तिहाद का दरवाज़ा अब क्योंकि बंद हो चुका है लिहाजा अब हम इस मसले का जवाब नहीं देंगे। नहीं, मैं शायद अपना सवाल सही तरह से पुटअप नहीं कर पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई इशू है जिस पर के हमारे असलाफ़ के अंदर या हमारे जो फ़ुक़हा गुज़रे हैं उनकी एक राय मौजूद है, अब आज अगर उस तरह की कोई चीज़ आती है तो हमारे मदारिस, हमारे उलमा उन आरा पर रीविज़िट करने को तैयार नहीं होते। वो मिसाल के तौर पे वो कहते हैं भाई इमाम अबू हनीफ़ा ने ये राय दी है, बस ये राय है, या इमाम मालिक ने ये राय दी है, ये राय है। हम इमाम अबू हनीफ़ा की राय या इमाम मालिक की राय को रीविज़िट करने के लिए तैयार होते हैं, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। देखिए, मेरा ख्याल ये है कि इस्लामिक बैंकिंग की सूरत में इसकी एक अमली मिसाल आपके सामने मौजूद है कि जिसमें तमाम तर मज़ाहिब फ़िक़्ह को जमा करने के बाद तल्फ़ीक़ के ज़रिए से कुछ नई आरा को अख़ज़ करते हुए इस्लामिक बैंकिंग का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है। लेकिन ज़ाहिर है कि ये काम वही आलिम करेगा जो इस मकाम व मर्तबे को पहुँचा हुआ है। तफ़सीर उसूल तफ़सीर, हदीस उसूल हदीस, फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह, इल्मुल बदी, मानी, बयान, सर्फ़, नहव और ये तमाम मुतदाविल उलूम जो एक मुज्तहिद के लिए ज़रूरी हैं, अगर वो उन उलूम पर दस्तरस रखता है तो यकीनी तौर पर वो इस बात के अहल है कि वो इज्तिहाद करे। हमारे मदारिस में इल्मुल कलाम से लेकर मज़ाहिब अरबा तक और दौरे जदीद तक दीगर उलमा की आरा को बाकायदा पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें हम लैग कहाँ कर रहे हैं, मैं उसकी तरफ निशानदेही करना चाहता हूँ। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे यहाँ मदारिस और यूनिवर्सिटीज़ को बाकायदा एक पेज पर लाया जाए। अगर आप मदारिस के स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज़ में इंगेज करेंगे, मसलन आप देखिए कि हमारे यहाँ अब इस्लामिक स्टडीज़ और लॉ की फ़ैकल्टी में बाकायदा अब मदारिस से स्टूडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में इंगेज हो रहे हैं। आप एक बहुत बड़ा फ़र्क पाएंगे उन स्टूडेंट्स में जो सिर्फ मदरसे में पढ़ते हैं और उनमें जो मदरसे और यूनिवर्सिटीज़ दोनों में ज़ेर तालीम रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ एक तो इन दोनों को करीब लाने की ज़रूरत है। नंबर 2, मदारिस में इस बात की शदीद ज़रूरत है कि यहाँ पर मुकालमा, मुबाहिसा और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए डायलॉग
और सिम्पोजियम्स, लेक्चर्स, वर्कशॉप्स की सूरत में मुख्तलिफ आरा को एक जगह सुनने की, इनके अंदर बर्दाश्त करने की, तहम्मुल से उनको सुनने की, इनके अंदर ये क़ुव्वत पैदा करने की ज़रूरत है। क्योंकि होता यह है कि जब उनको, जिस तरह डॉक्टर साहब भी फरमा रहे थे कि यहाँ पर उनको मौका नहीं मिल पा रहा कि वो इन आरा का इजहार कहाँ करें, तो नतीजा ये निकलता है कि वो बाज़ औक़ात किसी राय में इस कदर एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं कि अगर कोई उनकी राय से इख्तलाफ कर रहा हो तो उनको ये भी मालूम नहीं हो पाता कि इसमें इख्तलाफ राय की गुंजाइश है भी या नहीं है। ठीक ठीक। तो अगर आपको ये मालूम हो कि कहाँ चीज़ें कतई हैं, कहाँ ज़न्नी है, कहाँ अनसर्टेनिटी है, कहाँ सर्टेनिटी है, तो यकीनन आपको पता होगा कि मैं आपके इस सवाल को सर इस सवाल को मैं ज़रा इनके सवाल को, तालीम, तरबियत, तादीब और तस्किया, ये चारों चीज़ें मिलेंगी तो निज़ाम दुरुस्त होगा। और स्टूडेंट्स की आपको फ़िज़िकल, एस्थेटिकल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल और फिज़िकल तमाम डायमेंशंस में तरबियत करना पड़ेगी, तो आप जदीद तालीमी निज़ाम में से एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म कर सकें।